हेलो गाइस, नमस्कार। इससे पहले वाले वीडियो में हमने सर्कुलर मोशन स्टार्ट किया था। उसमें हमने जो इंट्रोडक्शन किया था, जो बेसिक पॉइंट थे उनके बारे में स्टडी किया था। अभी इस वीडियो में हम उस टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं। तो यू हैव टू कीप वाचिंग माय वीडियोस एंड माय नेम फिजिक्स बाय सतीश चंद। इफ़ यू लाइक माय वीडियोस देन यू हैव टू सब्सक्राइब माय चैनल प्लीज़। तो आज का हमारा वीडियो का टॉपिक स्टार्ट हम सबसे पहले करते हैं कोणीय चाल से। कोणीय चाल एंगुलर वेलोसिटी या एंगुलर स्पीड बोल देते हैं यहाँ पे, एंगुलर स्पीड। इसका सिंबल आता है आपका ओमेगा और इसका फॉर्मूला होता है डेल्टा थीटा अपॉन डेल्टा टी। जैसा कि इसका फॉर्मूला है, जो इजी सी बात है कि एकांक समय में तय किए गए कोणीय विस्थापन को या कोणीय दूरी को हम कोणीय चाल कहते हैं। अब यहाँ से आपका ये होता है एंगल कवर्ड बाय बॉडी इन टाइम इंटरवल डेल्टा टी, अर्थात डेल्टा टी समय में वस्तु के द्वारा कितना कोण तय हुआ वो आपकी कोणीय चाल के बराबर होता है। इसका आपका डायमेंशनल इक्वेशन या विमीय समीकरण आ जाता है। विमीय समीकरण होता है टी इनवर्स और इसका एसआई मात्रक, एसआई यूनिट आती है रेडियन पर सेकेंड के बराबर। ठीक है ना। अब यहाँ से अगर हम एक पूरे चक्कर की बात करते हैं, फुल साइकिल की, पूरे चक्कर का अर्थ है कि बॉडी जहाँ से सर्कुलर ट्रैक पे स्टार्ट करती है अगर वहीं पर वापस आ जाती है तो इसका मतलब है उसका एक पूरा साइकिल या पूरा चक्कर कंप्लीट होता है। तो इस कंडीशन में जो टाइम खर्च होता है वो आवर्तकाल या टाइम पीरियड के बराबर होता है, अर्थात यहाँ जो टाइम की वैल्यू होगी वो आवर्तकाल के बराबर होगी, क्योंकि हम जानते हैं कि आवर्तकाल वह समय है जितने समय में कोई भी वस्तु अपना एक पूरा चक्कर कर लेती है, और कोण की जो वैल्यू होगी वो पूरा कोण एक 2 पाई का होता है। तो यहाँ से अगर ये वैल्यूज़ में समय की और कोण की वैल्यू अगर इस वाले इक्वेशन में पुट करता हूँ तो ओमेगा, ये क्या आपका पूरा कोण है जो कि 2 पाई के बराबर है एक पूरे चक्कर के लिए, और ये जो समय है वो आवर्तकाल के बराबर है। तो ये आपका आवर्तकाल और समय में कोणीय चाल में संबंध होता है। ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई अपॉन टी के बराबर। अब यहाँ से हम जानते हैं, क्योंकि एक वर्ड और यहाँ पे यूज होता है, उसको आवृत्ति कहते हैं, फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी आपकी होती है कि 1 सेकंड में उसके द्वारा कितने चक्कर या कितनी साइकिल्स कंप्लीट होती हैं। इसका सिंबल जनरली एफ आता है, तो एफ इज इक्वल टू 1 अपॉन टी, अर्थात वो आवर्तकाल के इनवर्स के बराबर होती है। तो यहाँ से कोणीय चाल ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई अपॉन 1 अपॉन एफ, तो इट विल बी इक्वल टू 2 पाई एफ। ये आपका कोणीय चाल और आवृत्ति में संबंध है। ठीक है ना। यहाँ से आपका इसके बाद में यहाँ से आपकी आती है कोणीय चाल के बाद में रेखीय चाल। रेखीय चाल या इसको बोलते हैं लीनियर स्पीड या वेलोसिटी। इसका सिंबल v होता है, और कोई भी वस्तु अगर सर्कुलर ट्रैक पे घूमती है इस टाइप से, यहाँ पे अगर वो डेल्टा t समय में डेल्टा s के बराबर अगर चाप या दूरी तय करती है तो यहाँ से v इज इक्वल टू आ जाता है आपका डेल्टा s अपॉन डेल्टा t के बराबर होता है v की वैल्यू। इसका मात्रक आपको पता है मीटर पर सेकंड, और इसका डायमेंशनल इक्वेशन विमीय समीकरण आता है m0LT-1 के बराबर आ जाता है। ठीक है ना। इसके बाद हम संबंध निकालते हैं इसमें v तथा ओमेगा में, अर्थात कोणीय चाल और रेखीय चाल में संबंध हमें निकालना है। तो यहाँ से आपको पता है कि v इज इक्वल टू यहाँ से आपका आ जाता है v इज इक्वल टू डेल्टा s अपॉन डेल्टा t के बराबर है। ठीक है ना। और यहाँ से हमको पता है कि एंगल इज इक्वल टू या कोण बराबर चाप बटे त्रिज्या है r, तो ये क्या होता है आपका आर्क और ये होती है आपकी रेडियस। अगर इस तो ओमेगा इज इक्वल टू आपका आता है डेल्टा थीटा अपॉन डेल्टा टी के बराबर है। डेल्टा थीटा की वैल्यू आ जाएगी आपकी डेल्टा एस अपॉन आर अपॉन में डेल्टा टी है, और ये वैल्यू आपकी v के बराबर है, तो v अपॉन आर। तो यहाँ से आपकी वैल्यू आ जाती है v इज इक्वल टू आर ओमेगा के बराबर। ये आपका रेखीय वेग और कोणीय वेग में संबंध है। अगर इसकी हमें वेक्टर फॉर्म लिखनी है, इफ़ यू वांट टू राइट द वेक्टर फॉर्म, अगर इसका हमें
सदिश रूप लिखना है तो यहाँ पर v वेक्टर विल बी इक्वल टू r वेक्टर क्रॉस ओमेगा वेक्टर। तो यहाँ से इसका अर्थ हुआ कि जो v वेक्टर है अर्थात जो रेखीय चाल वेक्टर है वो कोणीय चाल और r वेक्टर के क्रॉस गुणनफल के बराबर है। और जैसा कि हम जानते हैं कि अगर एक वेक्टर दो वेक्टर के क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के बराबर होता है तो वो जो तीसरा वेक्टर है उन दोनों वेक्टर के वो परपेंडिकुलर होता है। तो दैट मीन्स v वेक्टर विल बी परपेंडिकुलर टू r वेक्टर एंड v वेक्टर विल बी परपेंडिकुलर आल्सो टू ओमेगा वेक्टर। ये इन दोनों के लंबवत होता है अर्थात परपेंडिकुलर होता है यहाँ से। इसके बाद हम नेक्स्ट वन टॉपिक आपका स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट वन टॉपिक में मैं यहाँ से आगे वाला टॉपिक आपका आता है अवकेंद्रीय त्वरण। अवकेंद्रीय त्वरण के आगे वाला टॉपिक है हमारा। इसमें इसको हम बोलते हैं सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन अर्थात अवकेंद्रीय त्वरण। इससे पहले वाले वीडियो मैंने आपको बताया था कि ये हमेशा r वेक्टर के अलोंग सेंटर की ओर एक्टिवेट होता है और इसके बिना किसी भी वस्तु के द्वारा वृत्तीय गति करना इम्पॉसिबल है अर्थात इसी के अंडर में कोई भी वस्तु सर्कुलर मोशन कर सकती है। और इसका संकेत हम यहाँ पर इसका सिंबल होता है AC। अब हमें AC का फॉर्मूला निकालना है तो यहाँ पर हम कंसीडर करते हैं कि ये कोई वस्तु का मार्ग है और किसी भी क्षण पर वस्तु अगर यहाँ पर है एट एनी इंस्टेंट और कुछ टाइम के बाद वो यहाँ से डेल्टा थीटा कोण कवर करती है एंगल और वो यहाँ पर आ जाती है इस A बिंदु से B बिंदु पर। ये आपका पॉइंट C होता है। यहाँ पर इसके बेग की डायरेक्शन ऐसे है और यहाँ पर इसके बेग की डायरेक्शन इस टाइप से ऐसे होती है v1 वेक्टर और यहाँ पर v2 वेक्टर है। अब ये v1 और v2 वेक्टर के जो मैग्नीट्यूड हैं वो बराबर है यहाँ पर क्योंकि वस्तु एक समान गति में है, लेकिन इनको v1 और v2 वेक्टर इसलिए बोला गया है क्योंकि इनकी डायरेक्शन अलग अलग है। यहाँ से अगर हम इस पर परपेंडिकुलर डालते हैं यहाँ पे तो इसकी वैल्यू आपकी आती है कितनी, ये एंगल होता है 90 का, ये एंगल होता है 90 का, तो ये आपका आ जाएगा 180 माइनस थीटा, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी डेल्टा थीटा के बराबर। और ये आपका वेलोसिटी में चेंज है डेल्टा वी। तो यहाँ से आपका एंगल डेल्टा थीटा इज इक्वल टू डेल्टा वी अपॉन वी के बराबर। यहाँ पर वी क्या है, वो v1 वेक्टर का परिमाण है या मैग्नीट्यूड है या वैल्यू है। तो यहाँ से आपका अगर मैं दोनों ओर टाइम का डिवाइड कर देता हूँ डेल्टा थीटा अपॉन डेल्टा टी, डेल्टा वी अपॉन डेल्टा टी इंटू 1 अपॉन वी के बराबर, तो ये आपका बन जाएगा कोणीय चाल है ओमेगा, और ये आपका बन जाएगा अवकेंद्रीय त्वरण AC, क्योंकि त्वरण का अर्थ ही है वेग में परिवर्तन की दर। और यहाँ से 1 अपॉन वी है आपका, तो अवकेंद्रीय त्वरण का फॉर्मूला बनता है यहाँ से AC विल बी इक्वल टू वी इंटू ओमेगा के बराबर। ये आपका पहला आ जाता है। अब चूंकि यहाँ से ओमेगा इज इक्वल टू था वी अपॉन आर, तो यहाँ से हम अवकेंद्रीय त्वरण का एक और फॉर्मूला बना सकते हैं कि यहाँ से आ जाएगा वी स्क्वायर अपॉन आर के बराबर। या फिर यहाँ पर v इज इक्वल टू अगर आर ओमेगा पुट करते हैं तो AC इज इक्वल टू यहाँ से आ जाता है आर ओमेगा स्क्वायर। ये भी है एक, और अभी मैंने आपको बताया था कि ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई अपॉन टी के बराबर है या फिर 2 पाई एफ के बराबर है। तो यहाँ से अवकेंद्रीय त्वरण के और फॉर्मूले बन जाते हैं यहाँ से कि ये बन जाएगा आपका 4 पाई स्क्वायर अपॉन टी स्क्वायर इंटू आर या फिर 4 पाई स्क्वायर एफ स्क्वायर इंटू आर। ये आपके सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन अर्थात अवकेंद्रीय त्वरण के फॉर्मूले हैं। तो यहाँ से वस्तु ने ए बिंदु से स्टार्ट किया था और डेल्टा टी टाइम में वो बिंदु बी पर पहुंचती है और उसने जो एंगल कवर किया है वो डेल्टा थीटा के बराबर है। तो इसकी वैल्यू ज्योमेट्रिकली डेल्टा थीटा के बराबर ही आएगी। और यहाँ से अगर इसकी वैल्यू निकालनी है हमें तो यहाँ से आ जाता है, क्योंकि टेन थीटा इज इक्वल टू होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, अर्थात यहाँ पे लंब बट्टे आधार है। अब ये आपका आ जाएगा लंब परपेंडिकुलर और ये आ जाएगा बेस v के बराबर।
अब अगर एंगल बहुत कम है तो हम टेन थीटा को केवल थीटा ही मान सकते हैं, अगर एंगल बहुत कम है तो यहाँ से आपका ये वाला फॉर्मूला आता है। यहाँ से इसमें मैंने डिवाइड किया टाइम का यहाँ पे, टाइम का यहाँ पे, इसके बाद में AC = V × ओमेगा के बराबर है। तो ये था आपका अपकेंद्रीय त्वरण का फॉर्मूला। इसके बाद अभी हम नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं यहाँ से। नेक्स्ट वर्ड इसमें टॉपिक आ जाता है आपका अवकेंद्रीय बल। अवकेंद्रीय बल होता है, इसको बोलते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स है, सेंट्रीपिटल फोर्स है। इसके बारे में हमको समझना क्या, नंबर 1 पॉइंट तो ये है कि यह हमेशा केंद्र की ओर कार्यरत होता है, कार्यरत होता है, ठीक है ना। अगर वस्तु इस वृत्ताकार मार्ग पर घूमती है तो जो अवकेंद्रीय बल है वो हमेशा सेंटर की ओर ही एक्टिवेट होगा, अर्थात कार्यरत होगा यहाँ पे। और इसके बाद में इसका नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि ये हमेशा वेलोसिटी के परपेंडिकुलर होता है, अर्थात जो वस्तु का वेग है उसके लंबवत ये कार्य करता है। दूसरा पॉइंट यहाँ पे आ जाता है, यह हमेशा वेग के लंबवत या परपेंडिकुलर होता है। इट विल बी ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द वेलोसिटी वेक्टर। और जैसा हम जानते हैं कि जो फोर्स वेलोसिटी के परपेंडिकुलर होता है वो उसका मैग्नीट्यूड नहीं चेंज कर सकता, वो केवल उसकी डायरेक्शन को बदल सकता है। तो यहाँ पर आपको क्या है, तीसरा पॉइंट ये है कि यह केवल वेग की दिशा बदलता है, दिशा बदलता है, परिमाण नहीं, परिमाण नहीं। इट कैन चेंज ओनली डायरेक्शन, चेंज ओनली डायरेक्शन, कैन नॉट चेंज इट्स मैग्नीट्यूड। ये इसका परिमाण नहीं बदल सकता। अब यहाँ पर ये पॉइंट आपको समझना है। दूसरा पॉइंट ये है कि सेंट्रीपिटल जो फोर्स होता है वो अपने आप में कोई फोर्स नहीं है, यह किसी दूसरे फोर्स की एक फॉर्म होती है। यह किसी बल का परिवर्ती रूप है, परिवर्ती रूप है। जैसे कि अगर किसी चीज को, अगर किसी बॉडी को अगर हम धागे से बांध करके इस वृत्ताकार मार्ग पर घुमाते हैं तो डोरी में जो उत्पन्न तनाव बल होगा वो अवकेंद्रीय बल का काम करेगा, टेंशन जो होगा उसमें। अगर हमारी अर्थ है, अगर वो सूरज के अराउंड घूमती है तो वहाँ पर जो सेंट्रीपिटल फोर्स है वो उन दोनों के बीच में जो गुरुत्वाकर्षण बल है उससे प्राप्त होता है यहाँ पे। अब FC का फॉर्म, इसका अवकेंद्रीय बल का फॉर्मूला आता है M × AC। यहाँ पर M क्या है, उस वस्तु का मास है जो वस्तु उस वृत्ताकार मार्ग पर घूम रही है। M क्या है, उस वस्तु का मास, ठीक है ना। अब यहाँ से इसके फॉर्मूले आ जाते हैं, क्योंकि अवकेंद्रीय बल के फॉर्मूले v²/r था, एक आपका ω²r था, और एक आपका 4π² t² था, और एक आपका 4π² f² के बराबर था यहाँ पे। इसके बाद में इसमें 6th 1 पॉइंट आ जाता है कि ये हमेशा हर पॉइंट पर जो है वेलोसिटी के परपेंडिकुलर तो है ही है। जैसे कि अगर यहाँ पर वेलोसिटी इधर है तो ये जो सेंट्रीपिटल फोर्स है, अवकेंद्रीय बल है, वो इसके परपेंडिकुलर होगा, लेकिन r वेक्टर के ये समांतर होता है हर पॉइंट पर। तो f वेक्टर जो है, FC वेक्टर अवकेंद्रीय बल जो है वो r वेक्टर के समांतर होता है। इसको हम लिख सकते हैं कि यह त्रिज्य वेक्टर के समांतर होता है, ठीक है। तो यहाँ से मैंने आज आपको बताया था अवकेंद्रीय बल के बारे में, अवकेंद्रीय त्वरण के बारे में, कोणीय चाल के बारे में, और उसका रेखीय चाल से जो संबंध है उसके बारे में बताया था। एंड यू हैव टू वॉच इट केयरफुली। और इससे आगे वाले जो पॉइंट है वो अभी हम नेक्स्ट वीडियो में स्टडी करेंगे। थैंक यू गाइस।